हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैंने कल जैसे आपको बताया था कि मैं क्लास टेंथ की फ़िज़िक्स कराऊंगा पूरी। जो कंसाइंस फ़िज़िक्स है उससे मैं क्लास टेंथ की पूरी फ़िज़िक्स कराऊंगा। मैं इसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कराऊंगा। बस मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे थोड़ा सीरियस लें। और आपको ना, जब आप ये वीडियो को से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपका सब कुछ कवर करा दूंगा फिज़िक्स से रिलेटेड। लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे हर किसी को इसका बेनिफिट मिल पाए और मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा का इस बात को ध्यान रखें। अब जैसे कि हम बात करते हैं क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर जो हमने कल करा था, फोर्स। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो मैंने कल ही तुम्हें बताया था कि मैं पहले सेक्शन ए की बात करूँगा। और सेक्शन ए में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है। अगर आप सेक्शन ए में देखेंगे तो पहला हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। जो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम है, इसके अंडर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सेकेंड है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। थर्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। कल मैंने आपको ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, एक बार मैं उसे दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ तो इसे देख लेते हैं। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू वाज दैट फोर्स वेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, जब हम किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो दो मोशन प्रोड्यूस करती है, एक ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो मैंने उससे रिलेटेड आपको बताया था कि बॉडी ना टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिजिड बॉडी, एक होती है नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो होती है जिसपे पार्टिकल्स का जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं नॉन रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है, आप देखिए नॉन रिजिड में क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना रिजिड बॉडी में होता है। अगर हम एक रिजिड बॉडी पे ना फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया रिजिड बॉडी में, तो ये डायरेक्टली दो मोशन शो करती है, ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन। और अगर हम नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, उसका शेप या साइज चेंज होगा, उसके बाद वो मोशन शो करेगी। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट केस लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो मैंने कल भी बताया था ट्रांसलेशनल मोशन को हम लीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, चारों नाम इनमें से किसी से भी हम बोल सकते हैं इसे। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे तीन कंडीशंस ली थी। पहली कंडीशन क्या थी, अगर बॉडी रिजिड है, स्टेशनरी है और फ्री टू मूव है, उसके बाद अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन शो करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसे हम इस एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने ये पेन की कैप ली है, ये एक रिजिड बॉडी है, ये अभी स्टेशनरी है, फ्री टू मूव है। मैं इस पर अब एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ इट स्टार्ट मूविंग, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो कंडीशन क्या क्या है, रिजिड बॉडी ये है, स्टेशनरी है, फ्री टू मूव है। वेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स इन सच बॉडी देन इट विल गोइंग टू शो अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन करिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था, पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर। अगर एक बॉल है फ्लोर पे और हम उसे पुश करते हैं या किक करते हैं तो वो कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगी। सेकंड जो हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन पढ़ा था, उसे भी मैं आज इस एग्जांपल से लेता हूँ कैप की। मैंने क्या बोला था कल की तरह, यहाँ पे दो कंडीशन सेम है, वो रिजिड है, स्टेशनरी है, लेकिन थर्ड कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे थी अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करेंगे वहाँ पे फ्री टू मूव थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, पाइवोटेड है। देखिए एक कैप है, जैसे सपोज ये कैप रिजिड है, स्टेशनरी है, लेकिन इस बार मैंने इसे क्या कर दिया, मान लीजिए फिक्स कर दिया, पाइवोटेड। इसके बाद अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये एक ट्रांसलेशनल मोशन नहीं शो करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, बल्कि ये क्या करेगा, रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस। इसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो हमने ये सब कल पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, एक व्हील वाला लिया था, व्हील को पाइवोट कर दिया था, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे थे तो वो क्या कर रही थी, रोटेट कर रहा था उस पाइवोटेड पॉइंट पे। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब एक बार दोबारा बताता हूँ, देखिए हमारा पहला टॉपिक हो गया है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आज हम लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो आइए अब इसे देखते हैं हम। तो पहले हेडिंग क्या है, मोमेंट
थोड़ी देर के लिए टर्निंग इफेक्ट को भूल जाओ, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के अंदर मैंने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे हम विद एग्जांपल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, थर्ड हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, फोर्थ हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टॉर्क, फिफ्थ हम पढ़ेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जब बुक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक नोट मिलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, वाई यूनिट न्यूटन मीटर ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉट रिटन इन जूल वेयर एज द यूनिट न्यूटन मीटर फॉर वर्क और एनर्जी इज रिटन इन जूल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल एक वर्ड बता रहा है। अगर आपको पता होगा तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब हम वर्क पढ़ते हैं तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे भी फोर्स आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। फोर्स की यूनिट अगर हम एसआई लेते हैं तो न्यूटन होती है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट लेते हैं तो मीटर होती है। तो मिल के क्या बना, न्यूटन मीटर। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ रही है, यूनिट न्यूटन मीटर। लेकिन यहाँ पे हम न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर ही लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे हम न्यूटन मीटर को जूल्स लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे कि इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने यहाँ पे ना एक अपना एग्जांपल लिया है, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल बनाया। सपोज कर लो, सबसे पहले हम समझते हैं एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक डोर है। ये डोर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है 2 हिंज से। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे ही मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करूँगा, इसके हैंडल पे, मान लीजिए हैंडल है, मैं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये इस बार फिक्स है, पाइवोटेड है, तो ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन से पहले जरा हम ध्यान दें एक बात पे, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है ना, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आ गया वो वर्ड, टर्निंग इफेक्ट। अब इस बात को हम समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या है, सपोज वी अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन अ डोर। मान लीजिए हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आया हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसे भी समझ लो। जैसे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में अगर हम ऐसे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर वाई एक्सिस के अलोंग लगाते हैं तो वर्टिकल होता है। वो कह रहा है हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं इस पर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। वी नो दैट इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी and it is fixed at a point, then it does not show the translational motion but it rotate about the axis passing through the fixed point। ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। जब भी एक बॉडी फिक्स है, हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करती है, उस एक्सिस के अबाउट जहाँ पे वो फिक्स है उसके अबाउट रोटेट करती है, ना कि ट्रांसलेशनल मोशन शो करती है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स हॉरिजॉन्टल ऑन द डोर, इट स्टार्ट रोटेटिंग। बाय रोटेटिंग वी कैन से दैट अ टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे रोटेशन से ना सिंपल एक मतलब है, टर्निंग इफेक्ट। अब ये वर्ड आया यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में बोलता मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ब्रैकेट में था टर्निंग इफेक्ट। अब समझते हैं हाउ दिस टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे होता है। फॉर रोटेटिंग द डोर वी अप्लाई अ फोर्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, हम इस डोर को ना रोटेट कराना चाहते हैं, हम टर्न कराना चाहते हैं इस रोटेट को। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहली कंडीशन क्या थी कि ये फिक्स्ड है, दूसरी कंडीशन थी फोर्स अप्लाई किया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। अब जरा हम इस बात को और क्लियर समझेंगे। In simple word, we say that a turning effect is produced on the door when we apply a force on its handle at a particular से अच्छा हम कहते हैं कि perpendicular distance which is perpendicular to the force। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर है फोर्स के। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, हाउ टॉर्क इज रिलेटेड इन दिस केस। तो मेन बात ये आई कि हम तो टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, टॉर्क कैसे आया। तो जरा इस बात पे हम ध्यान देते हैं। हमने एक चीज़ कहा, हमने क्या अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किया ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब ध्यान देने वाली बात है, हमने फोर्स अप्लाई किया एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। जो इनका प्रोडक्ट होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, अगर इन्हें कंबाइंड देखें उसी को हम टॉर्क कहते हैं या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो देखो कितना क्लियर हो गया यहाँ पे। सबसे पहले एक बात पता चली, अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ एक बॉडी पे, एक जो कि फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो फिक्स्ड है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस बॉडी में उस फोर्स की वजह से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हम लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम टॉर्क कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपल वर्ड में लिखा, वी कैन से दैट
ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, अब मुझे पता चल गया व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड ड्यू टू दिस मोमेंट ऑफ फोर्स टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पाइवोटेड बॉडी। तो आज ये बात क्लियर हो गई है हमें इस हेडिंग से, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वजह से, इस टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? टर्निंग इफेक्ट, जिसे हम रोटेशन भी कहते हैं। आपकी बुक में ना एक एग्जांपल ऐसे डायग्राम बना हुआ है, वो सिंपल है कि एक पॉइंट पी पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है टू द डिस्टेंस, कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, तो सिंपल हो जाएगा, फोर्स दैट इज एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ओ पी। सो टॉर्क विल बी एफ इंटू ओ पी। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया अपना पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क के अंडर हमने पढ़ लिया जनरल इंट्रोडक्शन विद एन एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो देखो अब बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी अभी हमने क्या बोला, टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि क्या होता है कि जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना फिजिक्स में, उसमें जो टर्म्स हमने यूज़ करी होती है ज़्यादातर वो जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा, जैसे टॉर्क है, टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वो दो फैक्टर हो गए जो टॉर्क को, टर्निंग ऑफ अ बॉडी को अफेक्ट करेंगे। तो आज हमें पता चल गया द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, बोर्ड हो चाहे कोई एग्जाम हो, जहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाती है वो आपको एज इट इज़ लिखनी है। उसमें इफ़, बट, कॉमा, कुछ जो भी है, इन्वर्टेड कॉमाज है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, कुछ भी है, वो सब उसके अंदर होना चाहिए, आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि अगर मान लो एक टॉपिक की बात करते हैं, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिक्स में है क्या बेटा। जनरली सब स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए फिजिक्स का एक टॉपिक आप बुक में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। तो सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़िए, उससे रिलेटेड देखिए किस पे वो डिपेंड कर रहा है, फिर उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के बाद क्या आएंगी, उसकी कुछ यूनिट्स आएंगी, यूनिट्स के बाद उससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला है तो वो होगा, लास्ट में फाइनली हम उसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन आ गई टॉर्क की, वो क्या है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? दो फैक्टर है, देखो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, एक फोर्स हो रहा है और एक डिस्टेंस हो रही है। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर। और सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस की क्या होती है? फोर्स की यूनिट डाइन होती है और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर बन गया। ये फोर्स अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं कि अगर हम फोर्स को अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में ले लें तब क्या होगा। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में लेंगे तो एसआई यूनिट हो जाएगी उसकी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स में फोर्स की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट में, एसआई यूनिट होती है वो होती है केजीएफ और डिस्टेंस के लिए होती है मीटर। तो क्या बन गई? केजीएफ मीटर। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएफ में क्या हो गई? जीएफ इंटू सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क। एक चीज़ याद रखना है, रिलेशनशिप वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो इन्हें हम ढंग से करेंगे। एसआई यूनिट हमें पता है क्या है, एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, और ये भी हमें पता है न्यूटन को अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है? 10⁵ मीटर को अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एसआई को हम किस में कर रहे हैं? सीजीएस में। एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी क्या थी? न्यूटन मीटर। सीजीएस पढ़ी थी हमने डाइन सेंटीमीटर। तो न्यूटन को डाइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को जब सेंटीमीटर में करते हैं तो क्या करते हैं? 10⁵ हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 न्यूटन मीटर क्या हो गया? अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। इसके बाद एक और चीज़ है 1 kgf इंटू मीटर। 1 kgf इंटू मीटर अगर हम इसे न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस kgf के बदले हम क्या कर देंगे? 9.8 न्यूटन मीटर, और gf के बदले 980 डाइन सेंटीमीटर। अब यहीं पे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है? g की वैल्यू की बात करते हैं। g होता है क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अगर न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू दे रखी है तब तो हम वो यूज़ करेंगे। ज़्यादातर अगर दी होती है तो क्या दी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए जी की वैल्यू नहीं दी है किसी न्यूमेरिकल में तो 100% हम वहाँ पे क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे ये केस है, मान लीजिए अगर यहाँ पे के हमने 9.8 लिया तो इसका मतलब हमने जी की वैल्यू 9.8 मानी है। अगर हमें न्यूमेरिकल में 10 दी होती तो यहाँ पे होता था 10 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे 980 डाइन के बदले हो जाता 1000 डाइन। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, और वो क्या है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन दो होती हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्या कहूँगा, क्लॉकवाइज में हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इनवर्ड बोलते हैं जिसे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आउटवर्ड। अब स्टूडेंट्स को ना, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे सिलेबस करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स को आगे बहुत कन्फ्यूजन होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। तो मैं यहाँ पे ना एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, सीधा स्ट्रेट चलना। आज की दुनिया में जो भी पर्सन स्ट्रेट चलता है लोग उसे क्या करते हैं, नेगेटिव समझते हैं, अरे ऐसे ही है, नेगेटिव है, सीधा क्यों है इतना, ये नेगेटिव है। लेकिन वो बंदा अपने घर वालों के लिए, उसके घर वाले उसे क्या करते हैं, घर के अंदर रखते हैं, मतलब इनवर्ड। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, बहुत सीधा है, लेकिन क्या होगा अपने फ्रेंड्स के लिए, क्या वो नेगेटिव है, यार ये बहुत सीधा है, लेकिन उसके घर वाले उसे हमेशा इनवर्ड रखेंगे। तो हमें पता चल गया क्लॉकवाइज मतलब सीधा, स्ट्रेट जा रहा है ना क्लॉकवाइज सीधा, दैट इज नेगेटिव मान रही है उसे दुनिया, और लेकिन उसके घर वाले उसे कहाँ रखेंगे, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज बंदा क्या है, थोड़ा उल्टा है, उल्टा स्टूडेंट है, उल्टा मतलब इसकी थॉट थोड़ी उल्टी है। तो उल्टी थॉट है तो दुनिया के लिए तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि जितना आजकल जितना जो उल्टे थॉट वाले होते हैं लोग उसे पॉजिटिविटी में लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे उसके आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन की, तो घर वाले ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम घर पे नहीं रहने, जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसे ज़्यादा टाइम रहने नहीं देंगे, आउटवर्ड। तो हमने क्या सीखा, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, सीधा बंदा, मतलब हमारे सोसाइटी के लिए नेगेटिव मान रहे हैं लोग उसे, लेकिन घर वाले उसे इनवर्ड रख रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज बंदा है, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन घर वाले उसे क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड फेंक रहे हैं। तो आज हमने ना ये 5 पॉइंट करे। तो देखो ये है, अगर मैं एक बार क्विक रिव्यू तुम्हें बताता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्विक रिव्यू करते हैं इसका। तो हमने क्विकली क्या किया था रिव्यू में, अगर हम क्विक रिव्यू करते हैं इसका, तो हमने एक चीज़ करी थी, हमने सबसे पहले शुरू किया है अपना चैप्टर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें हमने ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कल पढ़ा था, और आज हमने जो यहाँ पे पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। तो यहाँ पे हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया विद एग्जांपल, फैक्टर्स देख लिए, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क देख ली, यूनिट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कल मैं आपको कॉमन एग्जांपल से आगे शुरू करूँगा। तो मेरी सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली जितना मैंने पढ़ा दिया उसे सब प्रॉपरली पढ़ लें। और प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होती है, मेरी वीडियो देखने के बाद उसे कहीं पे समझ नहीं आता और वो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 6397392321। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इससे मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि मेरे को एक एनकरेजमेंट मिले और मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक्स, कल मिलेंगे फिर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।